नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, ये महोत्सव भारत की ऐतिहासिक परंपराओं का संगम है। भारत ने सभी देशों से आतंकवाद और इसके लिए धन मुहैया कराने की समस्या से प्रभावी रूप से निपटने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए वलसाड़ जिले के वापी में रोड शो के साथ प्रचार अभियान शुरू किया। नेपाल में संसदीय और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव कल से गोवा के तेलीगांव में शुरू होगा और मणिका बत्रा एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर वाराणसी में महीने भर चलने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से भाषा के आधार पर भेदभाव दूर करने और भावात्मक एकता सुदृढ़ करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास समायोजन का रहा है। उन्होंने कहा कि भारत देश नदियों, स्थानों, संस्कृति और दर्शन के समायोजन के लिए जाना जाता है और काशी तमिल संगमम इसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र है। आप जीवन के हर क्षेत्र में काशी और तमिलनाडु के अलग अलग रंगों में इस एक जैसी ऊर्जा के दर्शन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समारोह ऐसे अवसर पर आयोजित किया जा रहा है जब राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय एकीकरण का मंच बनेगा। अमृतकाल में हमारे संकल्प पूरे देश की एकता और एकजुट प्रयासों से पूरे होंगे। भारत वो राष्ट्र है जिसने हजारों वर्षों से संबो मनासी जानसाम के मंत्र से एक दूसरे के मनों को जानते हुए, सम्मान करते हुए स्वाभाविक सांस्कृतिक एकता को जिया है। पंच प्रण की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समृद्ध धरोहर वाले राष्ट्र को अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिल जैसे विश्व की प्राचीनतम भाषाओं का केंद्र होने के बावजूद इस भाषा के पर्याप्त सम्मान का अभाव रहा है। 130 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है कि हमें तमिल की इस विरासत को बचाना भी है, उसे समृद्ध भी करना है। अगर हम तमिल को भुलाएंगे, तमिल को बंधनों में बांध कर रखेंगे तो भी इसका नुकसान है। हमें याद रखना है, हम भाषा भेद को दूर करें, भावनात्मक एकता कायम करें। संगमम का उद्देश्य देश के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्राचीन अध्ययन केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार की परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन की नई कार्य संस्कृति के कारण विकास परियोजनाओं में अब देरी नहीं होती और कोई भी रुकावट नहीं आती। कि आज नॉर्थ ईस्ट में अपेक्षा और अवसरों का नया दौर शुरू हो चुका है। डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। आजादी के बाद से 7 दशकों में पूरे नॉर्थ ईस्ट में केवल 9 एयरपोर्ट थे, जबकि हमारी सरकार सिर्फ 8 वर्षों में 7 नए एयरपोर्ट बना दिए। श्री मोदी ने 600 मेगावाट के कामेंग जल विद्युत केंद्र का लोकार्पण भी किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। अगर आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो अभ्यास कार्यक्रम है सिर्फ आपके लिए, जिसे शनिवार रात 9:30 बजे आप सुन सकते हैं। इस बार का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कार्यक्रम के अंत में आपसे पूछा जाएगा एक सवाल जिसे आप
9289094044 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी देशों का आह्वान किया है कि वे अपने हितों से ऊपर उठकर आतंकवाद और आतंकियों को धन आपूर्ति रोकने के लिए कारगर उपाय करें। उन्होंने कहा कि ऐसे देशों के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए जो आतंकवाद को कूटनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। गृह मंत्री ने नई दिल्ली में आतंकियों को धन मुहैया कराने पर रोक लगाने संबंधी तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि कुछ देश आतंकियों को निरंतर वित्तीय साधन मुहैया करा रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि आतंकवाद लोकतंत्र, मानवाधिकारों, आर्थिक प्रगति और विश्व शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने कहा कि संकट से निपटने के लिए सभी क्षेत्रों में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध शुरू करने की आवश्यकता है। हमारी सबसे पहली प्रतिबद्धता होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी के साथ कोऑपरेशन की। सभी देशों को, सभी संगठनों को बेहतर और प्रभावी तरीके से इंटेलिजेंस साझा करने में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी का संकल्प लेना होगा। हमें टेररिज्म और टेररिस्ट गुटों के खिलाफ की इस लड़ाई को प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में और प्रत्येक वर्चुअल में लड़ना होगा। सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सभी देशों के एक समान दृष्टिकोण और सुदृढ़ प्रयास पर बल दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कट्टरपंथी विचारधाराओं के कारण आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवाद को कूटनीति के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वलसाड़ जिले के वापी में एक रोड शो किया। श्री मोदी फिलहाल एक जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 89 सीटों के लिए कुल 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। राज्य में चुनाव के दौरान महिला और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए निर्वाचन आयोग विशेष प्रबंध करेगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी पी भारती ने बताया कि कई मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी ही होंगे। कुछ मतदान केंद्र केवल दिव्यांगजन संचालित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान पश्चात सर्वेक्षणों के संचालन और उनके नतीजे प्रकाशित करने पर 5 दिसंबर शाम 6:30 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव तथा 5 राज्यों के उपचुनाव के मद्देनजर ये निर्णय किया गया है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव कराए जा रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण गोयल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस वर्ष मई में राजीव कुमार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभालने के बाद से निर्वाचन आयुक्त का एक पद रिक्त था। नेपाल में संसदीय और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। आम चुनाव के दौरान संसद के 275 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। इन चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार तथा भूटान, बांग्लादेश और मालदीव के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने की 7 तारीख से शुरू होगा और 29 तारीख तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 23 दिन के सत्र में 17 बैठकें होंगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सत्र में विधायी कार्य सुचारू रूप से होंगे और विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा तथा विचार विमर्श होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव कल गोवा में तेलीगांव में शुरू होगा।
इसमें 79 देशों की 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत की 25 फीचर फिल्मों और 19 गैर फीचर फिल्मों का इंडियन पैनोरमा में प्रदर्शन किया जाएगा। महोत्सव में स्पेन के फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता अभिनेत्री आशा पारेख पर विशेष खंड और मणिपुरी सिनेमा के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मणिपुरी फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। आयोजन स्थल पर दिव्यांगजनों के लिए फिल्म स्क्रीनिंग और अन्य सुविधाओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। रिचर्ड एटनबरो की ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी और अनंत नारायण महादेवन द्वारा निर्देशित द स्टोरी टेलर जैसी फिल्में दिव्यांगजन वर्ग में प्रदर्शित की जाएंगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। भारत की मनिका बत्रा ने इतिहास रचते हुए एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का कांस्य पदक जीत लिया है। गैर वरीयता प्राप्त मनिका ने कांस्य पदक मैच में 3 बार की चैंपियन जापान के हिना हायाता को 11-6, 6-11, 11-7, 12-10, 4-11 और 11-2 से पराजित किया। स्वर्ण पदक चीन की वैंग यीदी ने जीता। इससे पहले एशियन कप में भारत के लिए चेतन बबूर ने वर्ष 1997 में रजत पदक और 2000 में कांस्य पदक जीता था। विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट कल से कतर में शुरू हो रहा है। 28 दिन चलने वाले टूर्नामेंट में 32 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में 64 मैच खेले जाएंगे। कतर में फुटबॉल विश्व कप की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खेल डेस्क से हमारे संवाददाता हिमांशु कांडपाल की ये रिपोर्ट। ये पहला मौका है जब विश्व कप किसी मध्य एशियाई देश में आयोजित किया जा रहा है। सभी मैच कतर के 8 स्टेडियम में खेले जाएंगे। विश्व कप का आयोजन हमेशा जून जुलाई में होता था, लेकिन कतर में गर्मी बहुत अधिक होती है। यही कारण था कि टूर्नामेंट को सर्दियों में कराने का फैसला लिया गया। गर्मी से निपटने के लिए स्टेडियम में एडवांस कूलिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे मैदान पर ठंडी हवा पहुंचती रहेगी। कतर हवाई अड्डे के पास 6000 केबिन वाला फैन विलेज बनाया गया है। इसमें दुनिया भर से आने वाले फुटबॉल फैंस रह सकेंगे। फैन विलेज में एक रेस्टोरेंट, सामान खरीदने के लिए स्टोर, मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप की भी व्यवस्था की गई है। टूर्नामेंट के आयोजकों ने दोहा में 3 क्रूज लाइनर्स की व्यवस्था की है, जो कि होटल और अन्य प्रकार के आवास पर दबाव को कम करने के लिए लाए गए हैं। क्रूज लाइनर एक आधुनिक फ्लोटिंग होटल है, जिसमें 22 मंजिलें हैं और इसमें कई प्रकार के मनोरंजन के विकल्प शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अगले वर्ष भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत विज्ञान 20 बैठकों की तैयारी की उच्च स्तरीय समीक्षा की। विज्ञान 20 शिखर सम्मेलन 21 और 22 जुलाई 2023 को कोयम्बटूर में होगा। शिखर सम्मेलन का विषय है नवाचार और सतत विकास के लिए विज्ञान। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों की भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि कल यानी 20 नवंबर तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने ये निर्णय ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों की लगभग 91% की उत्साहवर्धक भागीदारी को देखते हुए किया है। ऑस्ट्रेलिया के सहायक विदेश मंत्री टिम वॉट्स ने आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की। श्री वॉट्स के साथ भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ'फेरल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि सरकार प्रत्येक बच्चे की देखभाल और संरक्षण के लिए वचनबद्ध है। विश्व बाल दिवस की पूर्व संध्या पर मंत्रालय ने कहा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कल्याण समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल और बच्चों की देखभाल के लिए नियम विकसित किए हैं। विश्व बाल दिवस कल मनाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा ये महोत्सव भारत की ऐतिहासिक परंपराओं का संगम है। भारत ने सभी देशों से आतंकवाद और इसके लिए धन मुहैया कराने की समस्या से प्रभावी रूप से निपटने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए वलसाड़ जिले में वापी में रोड शो के साथ प्रचार अभियान शुरू किया। नेपाल में संसदीय और प्रांतीय विधानसभा चुनावों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव कल से गोवा के तेलीगांव में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।